उषा एक गरीब लड़की थी जिसका छोटी उम्र में ही विवाह हो गया था। जल्दी ही एक बेटी की माँ भी बन गई। अभी पहली बार माँ बनने में ही उषा के शरीर में कुछ ऐसी कमी आ गई कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि अब उषा दोबारा माँ नहीं बन सकेगी। ये बात सुनते ही उषा के पति, सास, ससुर, ननद, देवर सबके हाव भाव ही बदल गए। सब के सब उषा और उसकी बेटी को अस्पताल में अकेला छोड़कर घर वापस चले गए। उस समय उषा ने यह तो सोचा कि अचानक सब ऐसे क्यों उस अस्पताल में अकेला छोड़कर चले गए, पर फिर उषा ने यह भी सोचा कि पूरी रात के जागे हुए थे सब, थकान और नींद के कारण शायद घर चले गए हैं। और माँ बोल भी रही थी कि घर जाना है और मेरे लिए भी कुछ खाने पीने को लेकर आना है, ऐसा बोल रही थी। उषा अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए यही सोच रही थी कि उसकी आंख लग गई। पता ही नहीं चला उसे कब नींद आ गई। शायद डिलीवरी के समय दिए गए इंजेक्शन का असर था। उषा की आंख तो तब खुली जब उसके पास खड़ी एक नर्स उसको जगाकर उससे पूछ रही थी कि सुनो, तुमने कुछ खाया क्या? कुछ खा लेने के बाद ही मेडिसिन देनी है। और हाँ, बच्ची को भी अब अपना दूध पिलाना। तुम्हारा दूध ही बच्ची की सेहत के लिए अच्छा होगा। नर्स की बात सुनकर उषा हाँ में सिर हिलाती है तो नर्स उसको मेडिसिन देने लगती है। फिर उषा नर्स से बोलती है, नहीं नहीं सिस्टर, अभी कुछ खाया नहीं है। नर्स बोलती है, अभी तो तुमने हाँ में सिर हिलाया था। नहीं नहीं मैडम, हाँ में सिर तो बच्ची को अपना दूध पिलाने वाली बात पर हिलाया था। नर्स बोलती है, अच्छा अच्छा, अब ज़्यादा बात मत करो और जल्दी से कुछ खाओ। उषा कहती है, सिस्टर कहाँ से खाऊं खाना? खाना तो अभी घर से आया ही नहीं है। सिस्टर गुस्से में बोलती है, पता नहीं कैसे लोग हैं, बहू भूखी है और उनको परवाह नहीं। अच्छा, मैं लाती हूँ अभी कुछ खाने के लिए। सिस्टर अपने हैंडबैग से एक बिस्कुट का पैकेट तथा अपने थर्मस से एक डिस्पोजेबल ग्लास में चाय दे देती है। उषा भरी आंखों से नर्स का आभार व्यक्त करती है और चाय के साथ बिस्कुट खा लेती है। उसके बाद नर्स उषा को मेडिसिन दे देती है। शाम हो जाती है किंतु उषा के घर से कोई नहीं आता है। अब तो उषा को फिक्र होने लगती है, डर भी लग रहा है। किसी अनिष्ट की आशंका से दिल घबरा रहा है। शाम बीत गई, रात हुई, रात बीती, सुबह हुई, सुबह से दोपहर, दोपहर से फिर शाम हो गई, किंतु उषा के घर से कोई ना आया। इस बीच नर्स ही उषा के लिए खाने पीने का ख्याल रखती रही। नर्स ने कई बार बोला उषा से, मुझे लगता है तुम्हारी कोख से बेटी का जन्म लेने के कारण तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें छोड़ गए हैं। उषा दुख और आश्चर्य के साथ बोलती है, नहीं नहीं दीदी, मेरे ससुराल वाले ऐसे नहीं हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे, जरूर कोई बात है। मुझे लगता है कोई बड़ी परेशानी है घर में, जिस कारण कोई भी नहीं आ पाया। नर्स बोलती है, अरे उषा, तुझे नहीं मालूम, तू भोली है। मैंने अब तक के अपने नर्सिंग के जीवन में ऐसे अनेक केस देखे हैं कि सरकारी अस्पताल में बहू को लाते हैं और जब बहू की कोख से लड़की जन्म लेती है तो उसे छोड़कर भाग जाते हैं। घटिया लोग हैं, बेटी को बोझ समझते हैं। मेरे खुद के बाप ने मेरी माँ को और मुझे छोड़ दिया था अस्पताल में मरने के लिए, वो तो भला हो। अस्पताल की बड़ी नर्स सिंधु ताई का, जिसने हम माँ बेटी को सहारा दिया। नर्स की बात सुनकर उषा का दिल तेजी से धड़कने लगता है तथा आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। नर्स उषा को प्यार से डपटते हुए बोलती है कि तू रो मत, जरूरी नहीं तेरे साथ भी ऐसा ही हो सकता है तेरे घर पर कुछ समस्या ही हो। यह बोलकर नर्स डेजी अन्य मरीजों को मेडिसिन देने चली जाती है। उषा का ये दिन भी इंतजार में बीत जाता है, पर उसके ससुराल से कोई नहीं आता। शाम से रात और रात से फिर सुबह हो जाती है।
आज उषा को अस्पताल से डिस्चार्ज मिलना है। अस्पताल का पेमेंट तो सरकार की तरफ से हो जाता है, पर अब उषा घर कैसे जाएगी? आज नर्स डेजी भी छुट्टी पर है। नर्स डेजी को ही थोड़ी बहुत सहानुभूति थी उषा से, बाकी नर्स तो पूछ भी नहीं रही है। उषा अपनी बच्ची को छाती से चिपका कर अस्पताल से बाहर निकलती है। भले ही उषा गरीब घर से है, पर देखने में नहीं लगती है। देखने में तो किसी अच्छे पैसे वाले घर की लगती है। भगवान ने शक्ल सूरत तो बहुत अच्छी दी है। उषा का रंग भी उजला है। अस्पताल से बाहर निकलकर उषा ऑटो वाले को आवाज़ लगाती है। ऑटो वाला आ जाता है। उषा उसको घर का पता बताती है और कुछ देर में ही ऑटो उषा के घर के दरवाजे पर होता है। लेकिन यह क्या, घर के दरवाजे पर तो ताला लटका हुआ मुँह चिढ़ा रहा है। तभी उषा के पड़ोस में रहने वाली जुमिया काकी उषा को देख लेती हैं और उषा को बोलती है, अरे अज्जू की बहू, तू यहाँ? तेरी सास तो बोल रही थी कि तेरे मायके वाले तुझे ले गए हैं और आज तेरी सास और पूरा परिवार मकान खाली करके कहीं चले गए। उषा के तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। यह बात सुनकर उषा को बहुत तेज चक्कर आ जाता है। वह गिरने को होती है, लेकिन अपनी बच्ची के कारण खुद को संभाल लेती है। फिर कमज़ोर सी आवाज़ में उषा जुमिया काकी से पूछती है कि काकी, कहाँ गए हैं ये सब मकान खाली करके? जुमिया काकी बोलती है, ना बहू, मुझे मालूम ना है कहाँ गए हैं, कुछ ना बताया है, चोरी छुपे चले गए। उषा कुछ सोचते हुए बोलती है, अच्छा काकी, आपके पास 10 रुपये हैं क्या? मुझे ऑटो रिक्शा वाले को देने हैं, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। जुमिया काकी उषा के मांगने पर उसे पल्लू में बंधा मैला कुचैला सा 10 का नोट निकालकर ऑटो वाले को दे देती है। ऑटो वाला अजीब सी नज़र से उषा की ओर देखते हुए अपना ऑटो लेकर चला जाता है। ऑटो वाले की नज़र देखकर उषा अंदर तक कांप जाती है। ईश्वर ने एक स्त्री को ऐसी नज़र या ऐसी सोच दी है कि वह सामने वाले की नज़र से ही उसके विचारों को भांप लेती है। जुमिया काकी उषा को अपनी कुठरिया में ले जाती है। कुठरिया में ले जाकर उषा को खटिया पर बिठाते हुए बोलती है, उषा बहू, तेरी सास ससुर देवर सब कहाँ गए होंगे? उषा बोलती है, पता नहीं काकी कहाँ गए होंगे और क्यों गए हैं, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है, मैं तो अस्पताल में थी। जुमिया काकी बोलती है, बहू, तुझे चाय पिला देती मैं, पर दूध नहीं है अभी, काम पर जाऊंगी तो दूध लेकर आऊंगी। उषा बोलती है, कोई बात नहीं है काकी, मैंने सुबह चाय पी ली थी। काकी, अब एक काम करो, मेरी ये चांदी की अंगूठी रख लो और मुझे 100 रुपये दे दो, मैं अपने मायके चली जाती हूँ। उषा अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर जुमिया काकी को दे देती है। जुमिया काकी अंगूठी को हाथ में लेकर हाथों ही हाथों में तोलते हुए बोलती है, बहू, मेरे पास तो 100 रुपया तो ना होंगे, अभी 50 रुपये पड़े हैं। जुमिया काकी की बात सुनकर उषा बोलती है, काकी, 50 में काम न चलेगा, 30 रुपया तो किराया लगेगा तथा दवाई भी लेनी है, कुछ खाना भी होगा, सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाऊंगी नहीं तो इस नन्ही जान को दूध कहाँ से पिलाऊंगी। फिर कुछ सोचते हुए उषा जुमिया काकी को बोलती है, अच्छा काकी, मैं चलती हूँ, किसी सुनार को देखूंगी, उसको अंगूठी बेच दूंगी। हाथ से अंगूठी जाते देखकर जुमिया काकी जैसे नींद से जागती है। फिर उषा को बोलती है, उषा बहू, तू कहाँ धक्के खाती फिरेगी? अंगूठी बेचने को तेरी परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही।
तू बैठ, मैं देखती हूँ, कहीं मिल जाए तो कुछ पैसे रखे हुए। जुमिया काकी ने अंगूठी को लेकर कितने सपने देख डाले थे। सोच रही थी उषा कहाँ वापस ले पाएगी मुझसे अंगूठी को। तो मैं ये अंगूठी किसी सुनार से साफ करवाकर अपने भतीजे की शादी में भतीज बहू को मुंह दिखाई में दे दूंगी। यही सोचते हुए काकी ने कोने में रखा अपना पुराना सा बक्सा खोला। बक्से में बिल्कुल नीचे तली में से एक कपड़े में बांधकर रखे हुए कुछ कागज के नोट निकाले तथा 20 का पुराना सा नोट तथा 3 10 के मैले से नोट उषा की ओर बढ़ाते हुए बोले, ये ले बहू, तेरी छोरी के भाग से मिल गए हैं। उषा काकी के दिए नोट हाथ में लेते हुए उसमें से एक 10 का नोट काकी की ओर बढ़ाते हुए बोलती, काकी ये लो अपना 10 का नोट जो आपने ऑटो चालक को दिया था। काकी अपने टूटे दांत दिखाकर हंसते हुए बोलती, ना बहू, ये ना लूंगी मैं, ये तो तेरी बेटी का नेक है। मेरी तरफ से तेरी छोरी को मैंने पहली दफा देखा तो नेक तो देना था। काकी के यह कहने पर उषा वह 10 का नोट भी अपने पास रख लेती है तथा खटिया से उठते हुए बोलती है, चलती हूँ काकी, वरना तो लेट हो जाऊंगी। पहले जाकर कहीं कुछ खाऊंगी, फिर गांव जाने वाली बस पकड़ूंगी। दिन में 12 बजे एक बस जाती है, उससे जाना ठीक होगा। 12 बजे वाली बस निकल गई तो फिर शाम को 6 बजे एक बस है, उससे जाना ठीक ना होगा, रात हो जाएगी। जुमिया काकी बोलती है, बता बहू, मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है तुझे देखकर। अभी 3 दिन तुझे माँ बने हुए हैं। अभी तो तुझे आराम की जरूरत थी और तुझे यूं धक्के खाने पड़ रहे हैं। उषा भरी भरी आंखों से काकी की ओर देखते हुए बोलती है, मेरी खोटी किस्मत काकी। काकी की कुठरिया से बाहर निकलकर उषा किसी ऑटो रिक्शा वाले को बुलाने को नजर इधर उधर दौड़ाती है। तभी सामने से एक खाली ऑटो रिक्शा आता हुआ दिखता है। उषा उसको हाथ के इशारे से बुलाती है। ऑटो वाला भी शायद सवारी के इंतजार में ही था। सो झट से उषा के पास आकर पूछता है, कहाँ जाना है आपको? उषा बोलती है, भैया पुराने बस अड्डे जाना है। कितना किराया लोगे? ऑटो रिक्शा वाला बोलता है, एक दाम 15 रुपये लूँगा बहन जी। उषा बोलती है, नहीं भैया ये तो ज़्यादा है, 10 दूंगी। ऑटो वाला बोलता है, ना बहन जी 10 तो कम है। फिर कुछ सोचते हुए बोलता है, अच्छा चलो बहन जी, ना आपकी ना मेरी, 13 रुपये दे देना। उषा का जाना जरूरी था। सुबह 13 रुपये किराया की हामी भरते हुए ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है। 11:30 बज चुके हैं। उषा को यह लगता है कि गांव जाने वाली बस शायद निकल जाएगी। उषा ऑटो वाले को बोलती है, भैया जी मेरे गांव जाने वाली बस 12 बजे की है, तो आप मुझे जल्दी पहुंचाने का प्रयास करोगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। ऑटो वाला बोलता है, चिंता मत करो बहन जी, समय से पहले आपको बस स्टैंड पहुंचा दूंगा। खैर 12 बजने में 5 मिनट थे जब ऑटो रिक्शा वाले ने उषा को बस अड्डे पर उतारा। उषा जल्दी से ऑटो वाले को पैसा देकर बस की तरफ लपकी तथा जाने के लिए तैयार खड़ी बस में चढ़ गई। बस में गिनी चुनी 3 सवारी बैठी हुई थी, जिनमें एक महिला तथा 2 पुरुष थे। उषा बस की 2 सवारी वाली एक सीट पर बैठ जाती है। तभी एक समोसे वाला बस में चढ़ता है तथा ऊंची आवाज में बोलता है, गरम गरम खस्ता करारे समोसे। समोसों की खुशबू से उषा की भूख और भड़क जाती है। वह 16 रुपये के 2 समोसे ले लेती है। इतने में बस धीरे धीरे बस स्टैंड से बाहर निकलने लगती है। समोसे वाला बस से नीचे उतर जाता है।
बस अब तेजी से बढ़ चलती है अपने गंतव्य स्थान की ओर। समोसे खाने के पश्चात पेट भर जाता है उषा का, तो उषा को भी नींद की झपकी आने लगती है। तभी नन्ही बच्ची भूख से कुलमुलाती है, फिर धीमी आवाज में रोने लगती है। बस में बैठी महिला उषा को बोलती है, शायद बच्ची भूखी है, अपना दूध पिलाते बच्ची को। उषा थोड़ा शर्माती है। महिला बोलती है, शर्मा मत, पल्लू ढककर पिला दे, कब तक बच्ची को भूखी रखेगी। उषा महिला के कहने पर हिचकिचाते हुए अपनी नन्ही बच्ची को दूध पिलाने का प्रयास करने लगती है। कुछ देर के प्रयास से बच्ची ठीक से माँ का दूध पीने लगती है। जब उषा अपनी बच्ची को दूध पिला रही होती है तो बस का कंडक्टर ललचाई सी नज़र से उषा की ओर देखता है। उषा एक दो बार उसकी तरफ देखती है तो उसको अपनी तरफ देखते पाकर उषा अपनी नज़र दूसरी ओर घुमा लेती है। उषा की बेटी भी माँ का दूध पीकर संतुष्ट होकर सो गई है। एक दो छोटे छोटे गांव निकल गए हैं। फिर से एक बड़ा गांव आता है तो वह महिला तथा दोनों पुरुष बस रुकवाकर बस से उतर जाते हैं। उन तीनों को उतारकर बस ड्राइवर फिर से बस की गति बढ़ा लेता है। बस में रह जाते हैं उषा और वह दोनों, कंडक्टर और ड्राइवर। दोपहर का समय है, कड़क धूप, रोड सुनसान है। उषा को थोड़ी घबराहट होती है, डर भी लगता है, पर उषा जाहिर नहीं होने देना चाहती, बल्कि अपने चेहरे के भाव सख्त कर लेती है। बस का कंडक्टर उषा की ओर एकटक देख रहा होता है। उषा की नज़र जब उस पर पड़ती है तो वह खीसे निपोड़ देता है। कुछ किलोमीटर बस चलने पर बस कंडक्टर उठकर ड्राइवर के पास जाता है, फिर उसके कान में धीरे से कुछ बोलता है। उषा की नज़र कंडक्टर पर ही है, वह जाहिर नहीं होने देती। कुछ दूर जाने पर बस ड्राइवर बस को एक सुनसान रास्ते पर मोड़ लेता है। यह देख उषा घबरा जाती है। किसी अनिष्ट की आशंका से उषा का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उषा अपनी बच्ची को सीने से चिपका कर खड़ी हो जाती है और ड्राइवर से बोलती है, अरे भैया, ये आप बस को कहाँ ले जा रहे हैं? ये रास्ता तो गांव जाने का नहीं है। बस ड्राइवर उषा की बात को अनसुना करके उस सुनसान रास्ते पर बस को आगे बढ़ाता चला जाता है। उषा जल्दी से बस के पिछले दरवाजे की तरफ लपकती है, पर कंडक्टर बाज की सी फुर्ती से उषा को दबोच लेता है। तब तक बस एक जंगल में घुस जाती है। जंगल में घुसते ही बस ड्राइवर बस रोककर अपनी सीट से उठकर वहीं आ जाता है तथा कंडक्टर उषा की गोद से उसकी बच्ची को छीनकर बस की सीट पर लिटा देता है और फिर उषा पर दोनों भूखे भेड़िए की भांति झपट पड़ते हैं। उषा रोती है, बिलखती है, हाथ जोड़कर दोनों के सामने गिड़गिड़ाती है, इंसानियत का वास्ता देती है, पर दोनों हैवान कहाँ जानते हैं और कहाँ मानते हैं इंसानियत को। कर देते हैं लहूलुहान उषा के जिस्म को नोच नोच कर। छोटी बच्ची बस की सीट पर लेटी हुई अनजान सी हाथ पैर चला रही है और उषा की अस्मत कतरा कतरा टूटकर बिखर रही है। आज फिर एक स्त्री की आत्मा, जिस्म तथा रूह तार तार हुई, छलनी हुआ सीना अपनों के द्वारा दिए गए धोखे से। कैसी विडंबना है ये! एक स्त्री के पेट से पैदा होने वाला यह पुरुष स्त्री के जिस्म के साथ ही कैसा घिनौना कृत्य करता है। क्या ऐसा करते वक्त उसको अपनी माँ का ख्याल नहीं आता? वह नहीं सोचता कि एक स्त्री के पेट से ही जन्मा हूँ मैं भी। और कैसी विडंबना है कि एक स्त्री के पेट से जन्म लेने वाली स्त्री ही अपनी बहू को अस्पताल में केवल इसलिए छोड़कर चली गई कि उसने एक बेटी को जन्म दिया।
और उसका पति इसलिए छोड़ गया कि अब वह कभी माँ नहीं बन सकती। धिक्कार है ऐसे लोगों पर, उनकी सोच पर, और धिक्कार है समाज पर जो ऐसे लोगों को झेलते हैं। धिक्कार है ऐसे कानून पर जो ऐसे लोगों को सजा में समय लगाता है या फिर सबूत के अभाव में बरी कर देता है। एक अबला की इज्जत लूटकर आज फिर 2 दरिंदे सजा से बच जाएंगे। दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें। राधे राधे प्यारे दोस्तों।